हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908। यह लेक्चर सीरीज विशेष रूप से जुडिशरी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लॉ संबंधित अन्य एग्ज़ाम जैसे क्लेट, AIBE में भी समान रूप से उपयोगी होंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बेयर एक्ट को कंप्लीट कवर करेंगे, साथ ही साथ इसके डिटेल स्टडी को भी देखेंगे, जिससे कि यह पीटी और मेंस में दोनों ही में समान रूप से उपयोगी होंगे। यदि यह लेक्चर सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस लेक्चर सीरीज में। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908। फ्रेंड्स, ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट शुरू करने से पहले, क्योंकि आज लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लॉ के बारे में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर के बारे में। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 के बारे में और लॉस के बारे में भी। अगर हम लोग बात करें लॉस की, तो लॉ को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव लॉस को प्रोसीड्यूरल लॉ भी कह सकते हैं। तो लॉस को हम लोग ने दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या होता है सब्सटेंटिव लॉ और क्या होता है एडजेक्टिव लॉस। Substantive law create, defines and confer substantive legal rights and duties। यदि आपके लीगल राइट्स और ड्यूटीज की बात करें, कौन प्रदान करता है आपके लीगल राइट्स को, आपके ड्यूटीज को, आपके कौन से अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, इसका डेफिनेशन कहाँ दिया जाएगा, वह सब्सटेंटिव लॉज बताएगा। Substantive laws create and define legal rights and duties। लीगल राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करता है, बताता है कि क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके कर्तव्य हैं। आपको अधिकार मिल गया, अब उस अधिकार की रक्षा कैसे होगी। यदि उन अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे, आप उसे कैसे इन्फोर्स करवाएंगे, क्या प्रक्रिया होगा, क्या तरीका होगा उस अधिकारों की रक्षा के लिए, तो वह हमें बताएगा प्रोसीड्यूरल लॉ। प्रोसीड्यूरल लॉ लेज डाउन मैकेनिज्म एंड मैनर इन विच सच राइट्स में बी इन्फोर्स्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो यदि आपके अधिकार मिल गए कि आप अपने घर में रहेंगे और कोई अन्य अनजान व्यक्ति बलपूर्वक आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके घर में बलपूर्वक प्रवेश करता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप उन अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट एक प्रक्रिया फॉलो करेगा आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। उस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा, वह प्रोसीड्यूरल लॉ होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे सब्सटेंटिव लॉज के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब प्रोसीड्यूरल लॉ के एग्जाम्पल हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं पीटी में। कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर किस तरह का लॉज है, प्रोसीड्योर है या सब्सटेंटिव है, प्रोसीड्योर है। प्रोसीड्योर को एडजेक्टिव लॉज भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। बिहार जुडिशरी में एक क्वेश्चन एडजेक्टिव, प्रोसीड्योर वहां वर्ड नहीं लिखा गया था। सिविल प्रोसीड्योर कोड इज एन एडजेक्टिव लॉज और नॉट एडजेक्टिव लॉज। तो आपको याद रखना है प्रोसीड्यूरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ बोथ आर सेम। एक और बात सिविल प्रोसीड्यूर के बारे में, इट इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। कोई भी कानून बनता है फ्रेंड्स,
तो वह रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। रिट्रोस्पेक्टिव होने के लिए स्पेसिफिकली उसमें मेंशन होना चाहिए कि यह लॉ रिट्रोस्पेक्टिव है। सिविल प्रोसीजर इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ द कोड। कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड। मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, फ्रेमवर्क ऑफ द कोड। अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड को देखें तो इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। द कोड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला सेक्शन और दूसरा ऑर्डर में। द बॉडी ऑफ द कोड कंटेनिंग 158 सेक्शन एंड द फर्स्ट शेड्यूल कंटेनिंग 51 ऑर्डर्स। सेक्शन और ऑर्डर, ऑर्डर एंड रूल्स, ये ऑर्डर के अंदर ही रूल्स आएंगे। सेक्शन एंड ऑर्डर, ये दो भाग में डिवाइड करके हम लोग सिविल प्रोसीजर को पढ़ सकते हैं। ये दोनों भाग अलग अलग क्यों हैं? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में समानता क्या है? The sections deal with provision of substantive nature. The sections deal with provision of substantive nature. यह कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एडजेक्टिव नेचर का है, लेकिन सेक्शन जो है इनके सब्सटेंटिव नेचर के प्रोविजन को बताता है। फर्स्ट शेड्यूल जो है, जो ऑर्डर है, वह प्रोसीजर एंड या रिलेट टू द प्रोसीजर एंड द मेथड, मैनर, मोड इन विच द जुडिक्शंस में बी एक्सरसाइज। जो फर्स्ट शेड्यूल बता रहा है, ऑर्डर एंड रूल्स, यह आपका मेथड, मैनर, मोड, जुडिक्शन जो एक्सरसाइज करते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो बताता है। सेक्शन और ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, सारे सेक्शंस और ऑर्डर को भी पढ़ेंगे और देखेंगे। हम जब पढ़ेंगे तो सेक्शन और ऑर्डर दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। सेक्शन एंड रूल्स जो होंगे वो हमेशा रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए। यदि सेक्शन और रूल्स में कोई भी इनकंसिस्टेंट होगा तो फिर सेक्शन की बात मानी जाएगी। किसी भी तथ्य को लेकर यदि सेक्शन और रूल्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं, तो सेक्शन प्रिवेल करेगा, याद रखना है। द बॉडी ऑफ द कोड कंटेनिंग सेक्शन इज फंडामेंटल। द बॉडी ऑफ द कोड कंटेनिंग सेक्शन इज फंडामेंटल। सेक्शन को फंडामेंटल कहा गया क्योंकि इसे केवल लेजिस्लेचर के द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है। लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसे अमेंड कर सकती है सेक्शन को, जबकि ऑर्डर की बात करें, रूल्स की बात करें, तो वह हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकती है, याद रखना है फ्रेंड्स। हाई कोर्ट कैन अमेंड, हाई कोर्ट कैन अमेंड दी ऑर्डर्स एंड रूल्स बट कैन नॉट अमेंड दी सेक्शंस। हाई कोर्ट सेक्शन को अमेंड नहीं कर सकता है, सेक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है हाई कोर्ट, लेकिन वह ऑर्डर और रूल्स बदल सकता है। अगर सेक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, अमेंड करना हो, तो आपको लेजिस्लेचर के पास जाना होगा। यदि आपको सेक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लेजिस्लेचर के पास जाना पड़ेगा। The sections and rules therefore must be read together. इसलिए सेक्शन और रूल्स को हम लोग हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए। यदि अभी जैसे मैंने बताया, यदि इनकंसिस्टेंट होगा सेक्शन और रूल्स में तो सेक्शन प्रिवेल होगा, सेक्शन की बात मानी जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में तो सेक्शन और रूल्स कोर्ट दोनों ही देखता है, दोनों को ही फॉलो करता है। लेकिन यदि किसी मैटर ऑफ फैक्ट में सेक्शन और रूल्स दोनों इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, दोनों ही एक ही तथ्य पर अलग अलग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया बताते हैं, तब वहां सेक्शन प्रिवेल करेगा, सेक्शन की बात फॉलो की जाएगी।
तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने बेयर एक्ट की तरफ। जब हम बेयर एक्ट को देखते हैं, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908, तब यहां हमें दो डेट नजर आ रही है। सबसे पहले इन दो डेट की बात कर लें। एक डेट हमें नजर आ रही है, वो है 21 मार्च 1908, और दूसरा डेट है 1 डे ऑफ जनवरी 1909। ये दो डेट क्यों हैं? जब कोई कानून बनता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वह गवर्नर के पास एसेंट लेने जाता है। प्रेसिडेंट एसेंट देंगे उसे। जब उसे एसेंट मिल जाएगा, उसके बाद वह इनफोर्स होगा। तो दो डेट हमें मिल रहा है। एक एसेंट कब मिला, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को प्रेसिडेंट से एसेंट कब मिला, 1908 को मिला, 21 मार्च 1908। तो यह जो डेट है 21 मार्च 1908, इस डेट को हमें एसेंट प्राप्त हुआ। इस डेट को हमें एसेंट प्राप्त हुआ। और ये जो डेट है 1 डे ऑफ जनवरी 1909, ये जो डेट है, यह डेट को यह कानून लागू हुआ। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 डे ऑफ जनवरी 1909। तो यह दो डेट इसलिए दिया गया है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature। जब कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर की बात आएगी, वहां पर प्रोसीजर फॉलो करने की बात आएगी, तो हमें एक लॉ की जरूरत होगी। वह लॉ कॉन्सोलिडेट करके, अमेंड करके हमें दिया जाएगा। इसके पहले 1908 के पहले जितने भी सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी कानून थे, सबको कॉन्सोलिडेट करके हमें प्रदान किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के रूप में। इसलिए लिखा गया है एन एक्ट टू कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द लॉज। अगर लॉज में किस तरह से अमेंड करना हो, सिविल प्रोसीजर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो हमें द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को देखना पड़ेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। इस एक्ट का नाम क्या होगा? यह एक्ट लागू कब हुआ और इसका विस्तार क्या होगा? तीन बातें। इस एक्ट का नाम क्या होगा, यह एक्ट लागू कब हुआ और इसका विस्तार क्या होगा। ये तीन बातों को हम लोग यहां देखेंगे। तो कहते हैं दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इस एक्ट को हम लोग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के नाम से जानेंगे। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इस एक्ट का नाम होगा यह। जनरली जब आप लॉज पढ़ते हैं तो मैक्सिमम लॉज में सेक्शन 1 नेम, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट ही बताता है। उस तरह से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 नेम यानी टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट को बता रहा। इसका टाइटल क्या होगा? टाइटल होगा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यह इसका नाम होगा, यह इसका टाइटल होगा। और यह कमेंसमेंट, यह लागू कब होगा, कब से लागू होगा? इट शैल कम इनटू फोर्स 1st day of January
1909। 1 जनवरी 1909 से यह लागू होगा। तो यह 2 डेट हम लोग को याद रखना था। अच्छा फ्रेंड्स, एक और 2 डेट और हैं जो अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये 2 डेट, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये जो डेट है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1976 कम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1977। ये 2 डेट हम लोग देख लेते हैं। ये क्या बताता है? यह अमेंड हुआ था, यह कोड को अमेंड किया गया है 1976 को। यह 1976 को जब अमेंड हुआ है, यह लागू कब हुआ है? 1 जनवरी 1977 में। इसी प्रकार से यह फिर से अमेंड हुआ है रिसेंटली 99 एंड 2002 में। ये दोनों ही अमेंडमेंट इन्फोर्स हुआ है 1 जुलाई 2002 को। यह 2 डेट याद रखना है। अमेंडमेंट डेट हुआ है 1976, इसको लागू किया गया 1 फरवरी 1977 को। उस तरह से अमेंडमेंट हुआ है 1999 एंड 2002। यह दोनों ही अमेंडमेंट इन्फोर्स हुआ है 1 जुलाई 2002 को। तो ये 2 डेट और याद रख लेना है। चलिए हम लोग अपने सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन हम लोग देख रहे थे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। टाइटल इसका हो जाएगा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कमेंसमेंट हमने देख लिया कि यह कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 1909 से। अब इसका एक्सटेंट क्या होगा, इसका विस्तार क्या होगा, यह कहां कहां लागू होता है? तो देखते हैं फ्रेंड्स। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यह पूरे देश में लागू होगा। होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट, छोड़कर। कहां कहां लागू नहीं होगा? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, अभी अभी जैसा आप जानते हैं आर्टिकल 370 हट गया है, जो कि एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 ये हट चुका है, जो कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इसलिए अब जब ये हट गया है तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी यहां से आप हटा सकते हैं। अब नया जो बेयर एक्ट आएगा, हमारे पास यहाँ जो है वह पुरानी बेयर एक्ट है। नया जो बेयर एक्ट आएगा उसमें यह कोड वहां जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा, इसलिए मैं इसे काट दे रहा हूं। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, अब कहां लागू नहीं होगा मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी यह लेख लागू होगा। कहां लागू नहीं होगा? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, ये 2 जगह लागू अभी भी नहीं होगा। स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अब ये ट्राइबल एरियाज क्या है? नागालैंड में तो लागू नहीं होगा, लेकिन ट्राइबल एरियाज क्या है? तो ट्राइबल एरियाज के बारे में आप एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वहां बोला गया है ट्राइबल एरियाज का मतलब, ट्राइबल एरिया मीन्स the area, tribal area means the territory which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal area of Assam. ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, यह आसाम के बारे में बात कर रहा है। यह जो ट्राइबल एरिया है वह ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम की बात कर रहा है, जो कि पैराग्राफ 20 ऑफ द
सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो पैराग्राफ 26 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, वहां यह एक्ट लागू नहीं होगा, यह भी याद रखना है। तो यह था हमारा बेयर एक्ट का लैंग्वेज सेक्शन 1। सेक्शन 1 में बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, बहुत ही सिंपल सी बातें जो आपको याद रखनी है। वह है डेट, सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट। डेट क्या होगा? डेट होगा 21 मार्च 1908 जब गवर्नर से एसेंट मिला। दूसरा डेट जब यह लागू हुआ है 1 जनवरी 1909। यह दो डेट इम्पॉर्टेंट है, जब यह एसेंट मिला है और जब इस कोड को लागू किया गया है। इसके अलावा हमने आपको बताया यह दो डेट और अमेंडमेंट का, एक अमेंडमेंट हुआ है 1976 और एक अमेंडमेंट हुआ है 1999 एंड 2002। 1976 का जो अमेंडमेंट है वह इन्फोर्समेंट हुआ है 1 फरवरी 1977 को, और ये दो जो अमेंडमेंट है 1999 एंड 2002 यह इन्फोर्स हुआ है 1 जुलाई 2002। बस इतना याद रखना है सेक्शन 1 में। तो ये हम लोग का सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के पार्ट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के बारे में, डिक्री के बारे में, और फिर उसमें हम लोग डिटेल स्टडी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिटेल नोट्स के साथ हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि यह लेक्चर सीरीज पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।